नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। और प्रधानमंत्री मोदी आज संबोधित करेंगे स्टार्टअप महाकुंभ को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 36 संगठनों से 1400 प्रतिनिधि इस संबोधन में शामिल होंगे। स्टार्टअप महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे भावी उद्यमियों को, निवेशकों को संबोधित करने वाले हैं। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी और उनका फोकस डीप टेक, एग्रीटेक, बायोटेक, मिडटेक और एआई जैसे तमाम उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने में सरकार के एजेंडे पर हो सकता है। ये आयोजन नीति निर्माताओं खासकर से डीपीआईआईटी अधिकारियों को स्टार्टअप इकोसिस्टम को आकांक्षाओं को समझाने का अवसर देता है। और स्टार्टअप महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को संबोधित करेंगे। 36 संगठनों के 1400 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टअप महाकुंभ को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा है और 21 से 22 मार्च तक भूटान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले भूटान यात्रा पर हैं। ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। कई अहम मुद्दों पर भूटान और भारत के बीच में चर्चा होगी। 21 से 22 मार्च तक भूटान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक तरफ लोकसभा के चुनाव हैं, दूसरी तरफ चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान जाएंगे। ये काफी अहम यात्रा मानी जा रही है। भूटान यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 21 और 22 मार्च की राजकीय यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत और भूटान एक अनूठी और अस्थायी साझेदारी साझा करते हैं। दो आपसी विश्वास, समझ और सद्भावना से निहित है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान यात्रा पर रहेंगे और भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के चौथे राजा महामहिम जिग्मे वांगचुक से मुलाकात करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री अपने भूटानी समकक्ष शेरिंग टोब्गे से भी बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का नामांकन आज से शुरू होगा। सुबह 11 से 3 बजे तक के लिए यह नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। नामांकन की प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 20 मार्च से 27 मार्च तक के लिए नामांकन जमा होंगे। नामांकन स्थल पर पुलिस और फोर्स की तैनाती की गई है। नामांकन कक्ष में मोबाइल फोन पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो सुबह 11 से 3 बजे तक ये नामांकन प्रक्रिया चालू रहेगी। नामांकन के प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 20 मार्च से 27 मार्च तक के बीच में नामांकन जमा कराए जाएंगे। नामांकन स्थल पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का आज नामांकन शुरू होगा। तो नामांकन को लेकर तमाम तैयारियां की गई है। नामांकन सुबह 11 बजे से शुरू होगा। 3 बजे तक ये नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। नामांकन के प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि नामांकन बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नामांकन स्थल पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का आज नामांकन शुरू होगा। और दिल्ली में इंडिया गठबंधन बिहार की अहम बैठक होगी। शाम तक सीटों का ऐलान किया जा सकता है। बैठक में गठबंधन के सभी नेता शामिल होंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन गठबंधन की सीट शेयरिंग पर अभी कई जगह पर बात नहीं बन पाई है। और बिहार को लेकर इंडिया गठबंधन की आज बैठक होगी और इस बैठक में शाम तक सीटों का ऐलान होगा। बैठक में गठबंधन के सभी नेता शामिल होंगे। दिल्ली में ये इंडिया गठबंधन बिहार की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला तैयार किया जाएगा और शाम तक ऐलान भी हो सकता है। सीटों का ऐलान शाम तक किया जा सकता है और इस बैठक में
गठबंधन के सभी नेता शामिल होंगे। तो दिल्ली में इंडिया बिहार गठबंधन की बैठक होगी और इसमें तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। और सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होगी। ईडी समन को चुनौती देने का यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। ईडी समन को चुनौती देने वाले मामले पर आज सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में यह सुनवाई की जाएगी। एक तरफ लगातार अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से लगातार समन भेजे जा रहे हैं और जिसका विरोध करते हुए केजरीवाल ने एक याचिका दायर की है और अब ईडी के समन को अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनौती दी गई है और आज इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन में सुनवाई की जाएगी। ईडी समन को चुनौती देने की याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में यह सुनवाई होगी और सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। एक तरफ लगातार अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से समन भेजे जा रहे हैं जिसको चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। सीधी से ये चुनावी प्रचार का शंखनाद किया जाएगा। लोकसभा प्रत्याशी के नामांकन रैली में भी शामिल होंगे। विशाल जनसभा को सीएम संबोधित करेंगे। धर्म रक्षा दिवस कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। तो चुनाव प्रचार का शंखनाद आज सीधी से किया जाएगा और मुख्यमंत्री मोहन यादव इसका चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। यह शंखनाद सीधी से होगा। धर्म रक्षा दिवस कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनावी प्रचार का आज सीधी से शंखनाद करेंगे और उसके बाद नामांकन रैली में भी वो शामिल होंगे और लोकसभा प्रत्याशी की नामांकन रैली में मोहन यादव शामिल होंगे और मुख्यमंत्री मोहन यादव विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और भोपाल कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों के ऐलान नहीं हो सका है, बात नहीं बन सकी है। तो 18 सीटों के लिए चल रहा था मंथन, लेकिन उस पर बात नहीं बन सकी है। आज ये एक बार फिर से सीईसी की अहम बैठक बुलाई गई है। आज यानी कि दूसरे दिन भी कांग्रेस का मंथन जारी रहेगा। एक तरफ कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार तमाम प्रत्याशी चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं और 18 प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। सीईसी की आज एक बार फिर से बैठक होगी। और होली को लेकर योगी सरकार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लखनऊ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और साथ ही यूपी परिवहन स्पेशल बस का संचालन शुरू करेगा। तो एक तरफ त्योहार को लेकर तमाम तैयारियां सरकार के तरफ से की जा रही है। होली को लेकर योगी सरकार स्पेशल ट्रेनें और बसें चलाई जाएंगी। लखनऊ से ये स्पेशल ट्रेन चलेगी और यूपी परिवहन स्पेशल बस का संचालन शुरू करेगा ताकि आने जाने में लोगों को दिक्कत ना हो। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने होली को लेकर पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि लोगों को अपने घर जाने में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। होली से पहले ये तमाम तैयारियां योगी सरकार की तरफ से की गई है और लखनऊ से स्पेशल ट्रेन चलेगी और इसके साथ ही यूपी परिवहन की तरफ से स्पेशल बस का संचालन भी शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये बसें चलेंगी और अलग अलग राज्यों में भी इनका आवागमन किया जाएगा ताकि जो लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए गए हैं वो अपने राज्य आसानी से वापस आ सके, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और यही वजह है कि यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी परिवहन स्पेशल बस का संचालन शुरू करेगा। होली को देखते हुए ये तैयारियां उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से की गई हैं।
अब ब्रज की अद्भुत होली का उल्लास चरम पर है। नंदगांव से लठमार होली खेली गई है और ब्रज में इस समय होली की धूम मची हुई है। गोकुल के रमण रेती आश्रम में भगवान भक्त और संतों के बीच होली खेली गई। बरसाना की लड्डू होली, बरसाना की लठमार होली के बाद कान्हा की नगरी नंदगांव में होली की मस्ती छाई रही। नंदगांव के हुरियारिन के साथ बरसाना के हुरियारों ने जमकर हंसी ठिठोली की और फिर हुरियारिनों ने मोटी मोटी लाठियों से बरसाना के हुरियारों को सबक सिखाया। सदियों से चली आ रही पुरानी परंपरा को साक्षात करते हुए नंदगांव की हुरियानियों से होली खेली गई है। और आपको बता दें कि नंदगांव यानी कि भगवान कृष्ण की लीला स्थल है और नंदगांव राजधानी के गांव बरसाना से केवल 8 किलोमीटर दूर है। बरसाना में लठमार होली खेली गई और उसके बाद नंदगांव के हुरियारे बरसाना पहुंचे और राधा रानी के गांव की हुरियारिनों ने के संग परंपराओं को निभाते हुए होली खेली। मान्यता है कि जब तक गोपियां हुरियारे और कान्हा के साथ होली नहीं खेलती हैं तब तक सूर्य नहीं छिपता। वाकई अगर आपने बरसाना और नंदगांव की होली नहीं देखी है तो कुछ नहीं देखा। यहाँ के होली में प्रेम बरसाता है और परंपराओं का गुलाल उड़ता है। अगर संबंधों को निभाना सीखना है तो ब्रजवासियों से सीखे। परंपरा के प्रतीक होली के रंग मानो 5000 साल पहले कृष्णा युग की याद दिला रहे हों। ये नंदगांव की लठामार होली है। फाल्गुन मास की 10वीं के दिन नंदगांव में होती है और एक दिन पहले नवमी को ये होली बरसाना में होती है। दोनों जगह कहने को तो लठामार होली है, लेकिन दोनों जगह का भाव अलग है। बरसाना में लठामार होली खेलने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल सखा गए और बरसाना की जो गोपियां उन्होंने लाठी चलाई। और नंदगांव में जो आज होली हुई है, यहाँ नंदगांव की गोपियां हैं और बरसाना के होरियार हैं। दोनों का अंतर यह है कि नंदगांव में भगवान कृष्ण उनके सखाओं ने सखियों के साथ आज प्रयास किया, हंसी ठिठोली की, तो उन्होंने उन पर प्रत्युत्तर में प्यार भरी लाठियों की बौछार करी। आज जो नंदगांव में होली है, बरसाना की सखियां यशोदा मैया के पास होली का फगुआ मांगने आए। फगुआ का मतलब होली का उपहार। उन्होंने यशोदा मैया से प्रेम का झगड़ा किया कि तुम्हारे लाला कन्हैया हमारे साथ होली खेले, हमारे वस्त्र बिगाड़े, हमारे आभूषण बिगाड़े, हमारा श्रृंगार बिगाड़ा, इसलिए अब आप हमें होली का उपहार दीजिए। यशोदा मैया को भी बड़ा आनंद आया तो वो थोड़ा बीच में ना नुक्कड़ करने लगी। बस गोपियों ने लाठी लेकर उनके साथ झगड़ा किया। ये नंदगांव की लठामार होली का भाव है। और बदायूं में 2 मासूमों की हत्या कर दी गई है। मंडी चौक से चंद कदमों की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। बच्चों की हत्या की घटना के बाद मौके पर तनाव देखने को मिला। भीड़ में बदायूं शहर में जमकर हंगामा और आगजनी की घटना की सूचना मिलने के बाद बदायूं के डीएम मनोज कुमार और बरेली आईजी डॉक्टर राकेश सिंह सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बदायूं डीएम के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है और सुबह सुबह पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में, सर में लगी है और हाथ। कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की,
उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है। जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, बदायूं में 2 बच्चों की हत्या और उसके बाद आरोपी का एनकाउंटर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अमरेंद्र? बिल्कुल, देखिए बदायूं में 2 मासूम बच्चों की हत्या जिन लोगों ने की, साजिद और जावेद नाम के 2 भाई थे जी। ये बदायूं की बाबा कॉलोनी में अपना सैलून चलाते थे जी। और जहां पर बाबा कॉलोनी में मंडी चौकी के बगल में इनका जहां सैलून था उसके ठीक सामने एक महिला जो है जिनके 3 बच्चे थे वो अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी और इन दोनों के बीच में पहले से ही विवाद कहीं न कहीं था और ऐसे में इन हत्यारों ने एक दुर्दांत घटना को अंजाम देते हुए दूसरी मंजिल पर चढ़कर उस महिला के 2 बच्चों का गला रेत डाला, दोनों की हत्या कर दी उस तरह से गला रेत कर। और ये दोनों नाई का काम करते थे तो उस तरह नाम का एक इक्विपमेंट होता है जो कि बार्बर की दुकान में इस्तेमाल किया जाता है और जानकारी के अनुसार उस तरह से इन्होंने बिल्कुल बर्बर तरीके से 2 बच्चों की हत्या कर दी। ये तीसरे बच्चे को भी मारने की फिराक में थे, उस पर भी हमला किया उन्होंने, लेकिन तब तक महिला ने इनको देख लिया और ये भागे। लेकिन भागने के बाद पुलिस को तब तक इत्तला हो गई थी, पुलिस ने इनका पीछा किया और एक आरोपी जो है जावेद नाम उसका बताया जा रहा है, उसको पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है और दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस ने नोटिस जारी किया है कि ये आरोपी अगर कहीं मिलता है तो इसकी सूचना दी जाए, सूचना गोपनीय रखी जाएगी और पुलिस लगातार एक्शन में है, कार्रवाई कर रही है। शहर में स्थिति एक समय पर तनावपूर्ण हो गई थी। आक्रोशित भीड़ ने उनका जो सैलून था, जो उनका खोखा था, उसको जला दिया था। शहर में एक बार स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो रही थी, लेकिन प्रशासन ने और पुलिस ने फिलहाल स्थिति पर नियंत्रण पाया है और दूसरा आरोपी अभी फरार है। बिल्कुल अमरेंद्र, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि 2 मासूम बच्चों की हत्या करने के पीछे की वजह क्या रही? क्या कारण था कि आरोपी ने बच्चों को मारने का सही समझा? क्या रीजन था, कारण क्या रहा कि बच्चों को की हत्या कर दी गई है? देखिए पूरी बात अभी सामने आना बाकी है, लेकिन जहां तक अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार ये दोनों आरोपी उस महिला के ब्यूटी पार्लर के सामने, जिस महिला के ये 3 बच्चे थे जिनमें 2 बच्चों को महिला अब खो चुकी है, बर्बरतम तरीके से, बिल्कुल दुर्दांत तरीके से इन दोनों आरोपियों ने उन बच्चों की हत्या की है। उस तरह से गला रेत कर बिल्कुल दुर्दांत तरीके से उन मासूमों की हत्या करने वाले ये दोनों जावेद और साजिद, ये उस महिला के ब्यूटी पार्लर के सामने ही अपनी सैलून की दुकान चलाते थे और कहीं न कहीं दोनों के बीच में कुछ न कुछ विवाद पहले से बताया जा रहा है और विवाद किस हद तक बढ़ा, जो ये दोनों दुर्दांत जो युवक थे, इन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत उठाई, इतना बड़ा कदम उठाया। अब ये कार्य इन्होंने नशे में किया या ये कार्य इन्होंने किसी के बहकावे में आके किया या कार्य इन्होंने किसी बड़ी साजिश के तहत किया या इतनी हिम्मत इनकी बढ़ चुकी थी कि ये इतना बड़ा कार्य अंजाम कर गए, ये सारी चीजें अभी सामने आना बाकी हैं। पुलिस लगातार सारे इनपुट खंगाल रही है, निकाल रही है और दूसरी तरफ पुलिस लगातार जो आरोपी एक भागा हुआ है उसको पकड़ने की फिराक में भी लगी हुई है। लेकिन अमरेंद्र, यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लोकसभा के चुनाव हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है कि चुनाव की तारीखों के समय में इतनी बड़ी वारदात हो गई, 2 बच्चों की हत्या कर दी जाती है। क्या इसको कैसे देखा जाए अमरेंद्र? बदायूं जो है एक संवेदनशील जगह है। बदायूं एक ऐसी जगह है जहां पर दोनों वर्ग, दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। संघमित्रा मौर्य, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, वो वहां पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के टिकट से सांसद थी और कल उनका एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन फिलहाल इतनी दुर्दांत, इतनी दुखद और इतनी हृदय विदारक घटना ये अंजाम दी गई है। ऐसा भी हो सकता है, जानकारों के अनुसार कहा जा रहा है कि ऐसा ही हो सकता है कि कुछ लोगों ने साजिशन इस घटना को अंजाम दिलाया हो कि एक वर्ग के लोगों ने, एक वर्ग के युवकों ने दूसरे वर्ग से आने वाले मासूम परिवार को अपना निशाना बनाया और 2 मासूम बच्चों का ये जो कत्ल हुआ है, जो हत्या हुई है,
उस तरह से ये जो बर्बर तरीके से, दुर्दांत तरीके से उन बच्चों के ऊपर जो हमला करके उनको मौत की नींद सुला दिया गया और तीसरे बच्चे को भी मारने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं ये दंगा भड़काने की, बवाल भड़काने की साजिश भी हो सकती है। क्योंकि बदायूं के पड़ोस से ही वो जिले शुरू हो जाते हैं जहां पहले चरण में चुनाव है। पीलीभीत में पहले चरण में चुनाव है, कैराना में पहले चरण में चुनाव है, मुजफ्फरनगर में, बागपत में पहले चरण में चुनाव है, और जिन जिलों में जिन 8 सीटों पर पहले चरण चुनाव है, कहीं न कहीं वो भी प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि वहां भी दोनों वर्ग के लोग रहते हैं और इस घटना को बहुत नजरिए से देखा जा सकता है। फिलहाल डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, जो कि वहां की वर्तमान सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी टिकट से, उन्होंने ये बयान दिया है कि पुलिस अपना काम कर रही है और स्थिति नियंत्रण में। बिल्कुल अमरिंदर, लेकिन ये सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि एक आरोपी का एनकाउंटर हो गया, दूसरा फरार है, तीसरा बच्चा जो बचा है जिस पर हमला किया गया था लेकिन वो बच गया, उसकी स्थिति क्या है, गांव की स्थिति क्या बनी हुई है और अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? अमरिंदर, देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो बच्चा बचा हुआ है वो उसका मतलब सदमे में है, पूरा परिवार सदमे में है, बल्कि पूरा जो आसपास के कॉलोनी के लोग हैं वो सब सदमे में है। बच्चे को फौरी ट्रीटमेंट की जो जरूरत थी उतनी मदद की गई है, लेकिन जब एक बच्चा जो बचा है उसकी फौरी ट्रीटमेंट बजाय, सोचो कि उस माँ पर क्या गुजर रही होगी कि जिसके 2 मासूम बच्चों का, एक 10 साल का बच्चा, एक 6 साल का बच्चा, उनका इतने बर्बरतम तरीके से, इतने दुर्दांत तरीके से इन 2 हत्यारों ने कत्ल कर दिया। जरूर उनमें से एक का एनकाउंटर हुआ है, लेकिन ये मामला इतना संगीन है कि आसपास पूरे माहौल में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन ने फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में कर रखा है, लेकिन बदायूं शहर आज निश्चित रूप से रात भर नहीं सोया होगा। बदायूं शहर के लोग निश्चित रूप से रात भर सदमे में रहे होंगे और हम यही अपील करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि लोग ऐसे में शांति बनाए रखें, ऐसे में लोग जो है वो स्थिति नियंत्रण में रहने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस उस हत्यारे को भी गिरफ्तार करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अब मुंबई एयरपोर्ट में DRI का मुंबई एयरपोर्ट पर एक विदेशी महिला के पास से 10 किलो कोकेन ड्रग बरामद किया गया है और बरामद ड्रग्स की कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और देश भर में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग संभागों और जिलों में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने कोरोना के वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ रुपए कमीशन ली। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि बीजेपी के चुनाव लड़ने पर बैन लगाया जाए और पार्टी की मान्यता खत्म कर दी जाए। वहीं इन सब पर बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने पलटवार किया है और कहा है कि इनके बोलने से ही मान्यता खत्म नहीं हो जाएगी। बीजेपी कानून के आदेशों का पालन करने वाली पार्टी है। इसके साथ ही कोविशील्ड कंपनी सीरम कंपनी जो कि कोरोना के समय में देश के लिए हर नागरिक को टीका लगाने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया ताकि देश की जनता की जान बच सके, उस कंपनी से भी लगभग 52 करोड़ रुपए से अधिक उन्होंने कमीशन खाया है। मतलब जो कंपनी देश के लिए दवाइयां बनाती है उस कंपनी को भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने कमीशन को नहीं छोड़ा। इन कंपनियों पर रेड होता है, रेड होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया जाता है। अरे उनके कहने से तो अब तो उनको यही ना लग रहा कि भाजपा का मान्यता खत्म होगा तब शायद वो जीवित हो पाए। चिंता मत कीजिए, न्यायालय की जो भी निर्णय होता है, हम लोग वैसे पार्टी के लोग हैं जो न्यायालय के सम्मान करके न्यायालय के निर्णय के साथ जाते हैं। लेकिन उनका जो बॉन्ड था जनता के साथ वो पूरी तरह से दिखा कि जनता को ठगने का जो काम किया तो जनता ने उनको पूरी तरह से जवाब दिया है।
और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने और गोकशी बंद कराने के लिए वृंदावन से दिल्ली तक नंगे पांव पदयात्रा कर रहे हैं। 6वें दिन के पदयात्रा के समर्थन में वाराणसी में निवर्तमान पदेन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभु नारायण पांडे के नेतृत्व में सर्किट हाउस पर सैकड़ों वकील उपस्थित रहे और गौ पूजन कर यात्रा निकाली गई। पदयात्रा में शामिल वकीलों ने गौ माता राष्ट्रमाता गोकशी बंद के हो के नारे लगाए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।